प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी आम इंतखाबात के हवाले से और सियासी जोड़ तोड़। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक बार फिर आमने सामने है। मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का और साफ शफाफ इंतखाबात का। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात वक्त पर होने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ऐसे ही इंतखाबात करवाने हैं जिनके नताइज पहले से तयशुदा हों तो ऐसे इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात वो क्यों कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस पूरे मामले में बिल्कुल अलग थलग बयानात दे रहे हैं, और ये आज से नहीं काफ़ी दिनों से ये हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आसिफ अली जरदारी साहब थोड़ा सा बैक फुट पे है। क्या ये कोई सियासी हिकमत अमली है, और चीज़ों को करीब से देखने की कोशिश की जा रही है कि जो जो वक्त बढ़ेगा, इलेक्शंस के दिन करीब आएंगे, उसके बाद हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे, और उस चीज़ के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ये सारा सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इस बयान को अपने लिए एक इस तरह देख रही है कि ये ख़ुद मरियम औरंगज़ेब फरमा रही हैं कि मुखालफिन भी जान चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ होंगे। वो ये कहना चाह रही थी आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान को मद्देनज़र रखते हुए कि अब तो तमाम लोग एडमिट कर चुके हैं कि जो टिल्ड है पब्लिक का वो 2024 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया। और बाजवा साहब किस तरह देखते हैं, एक तो सियासी तौर पे बयानात तो सबके आ ही रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनके साहबजादे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं जी कि अगर इन्हीं नताइज तयशुदा नताइज के साथ वो जाना है इलेक्शंस में तो ऐसे इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बयान दिया इसका मतलब ही ये है कि वो हार मान चुके हैं और अगला वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि आसिफ जरदारी जो है वो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सीनियर सियासतदान हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और आसिफ जरदारी साहब जो है वो को चेयरमैन है। ठीक है जी। तो आजकल आसिफ जरदारी साहब उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उनका ये एक तरीकाकार है, एक सियासत है कि आसिफ जरदारी साहब उनको जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो ये है कि आप अपना एक प्रेशर बिल्टअप करें कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है। और वो अवाम को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब में भी आएंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने बेपनाह कोशिश की। आसिफ जरदारी साहब ने, कमर जमान कायरा साहब ने, उनके जो पंजाब के सीनियर सदर हैं, उन्होंने बिलखसूस उन्होंने जनूबी पंजाब में लोगों के साथ मुलाकातें भी की और लोगों को ये तासर देने की कोशिश की कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। उसकी रीजन बिहाइंड ये थी जी कि कुछ बलोच सरदारों ने या कौम परस्त सरदारों ने या कुछ सियासी लोगों ने या कुछ इलेक्टेबल्स ने उनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्टेबल्स के साथ राब्ता किया। तो उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि हमारे साथ बलोच रहनुमा जो है वो हमारे साथ कोलिशन करके तो इलेक्शन लड़ेंगे 2023 का या 2024 का। लेकिन 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा यादगार दिन है जब पाकिस्तान के अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब का भरपूर इस्तकबाल किया, और अवाम के साथ साथ जो इलेक्टेबल्स थे उन्होंने भी वो जो
पावर शो था उसको देखा जी जी। तो उन्होंने ये समझा कि वाकयातन पाकिस्तान में अगर कोई लीडर है या जिसको अवाम चाहती है या जिसके लिए अवाम ने इतना बड़ा जलसा किया है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उन लोगों के साथ राब्ते किए आपस में और उसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं उनको समझ आ गई कि अब तो बलोच रहनुमा और जो इलेक्टेबल्स हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि कराची में चूंकि जो इलेक्शन हुए थे बल्दियाती वहां पर एमकेएम ने बायकॉट किया था जी। और उसके बाद जब वो उनके ये इल्म में बात आई कि इलेक्शन में बल्दियाती इलेक्शन में बायकॉट करने से उनका नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ हमने भी ये समझा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कि हमें भी कराची में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा और उनके साथ मिलके हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमने पार्टी ने ये कोशिश की बल्कि एक इत्तेहाद के तौर पे कि पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLN मिल के आने वाले जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब परेशान हैं और वो ये समझते हैं कि अब नून लीग जो है उसका पलड़ा भारी है क्योंकि कराची में एमकेएम उनके साथ है। ठीक है। और जनूबी इसमें पंजाब बाजवा में साहब कराची के नताज क्या आएंगे या ओवरऑल नताज क्या होंगे वो तो एक ज़ाहिर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह आपने खुद फरमाया शुरू में कि आसिफ अली जरदारी साहब, और उस वक्त लग भी रहा था कि शायद कोई मामला तय पा गए हैं, बेहतर पोजीशन होगी, कुछ कबायली सरदार जो हैं वो उनके साथ जा रहे थे, आपके जनूबी पंजाब के लोग कुछ उनके साथ जा रहे थे, गेम पलटी और आज पाकिस्तान पार्टी बैकफुट पे है निस्बतन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और आपकी जमात लीड कर रही है बज़ाहिर, और यही वजह है कि कुछ इलेक्टेबल्स भी आपकी तरफ जा रहे हैं। गेम पलटने में यहाँ वक्त नहीं लगता। आसिफ अली जरदारी साहब जो बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं और जो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके साहबजादे जो हैं वो जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब तो हैं जोड़ तोड़ के माहिर हैं, वो कहें किसी ट्रैप में तो नहीं ला रहे मुस्लिम लीग नून को या आपकी लीडरशिप को? देखिए ये दुरुस्त है कि आसिफ जरदारी साहब बड़े सीजनड और सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, हमजा शहबाज साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो फ्रंट लाइन के ऊपर हमारी जो टीम है, ख्वाजा आसिफ साहब है, हसन इकबाल साहब है, ख्वाजा साद रफीक साहब है, इस तरीके से राणा तनवीर साहब हैं, बरजीत ताहिर साहब हैं, मतलब बेशुमार हमारे ऐसे लोग हैं जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। और आपने देखा राणा सनाउल्लाह साहब हैं, आपने देखा होगा कि ये सब लोग जो हैं ये मशावरत करते हैं और मशावरत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये फैसले करती है कि हमने किस पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, किस पार्टी के साथ सीट टू सीट जो है वो वहां पे सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी। मिसाल के तौर पे अभी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ भी इस तरीके से कुछ चल रहा है। तो ये आपका कहना कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो अपने आप को मतलब वो ये समझ रहे हैं कि वो वॉक ओवर दे देंगे, ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा। नहीं, मैं नहीं कह रहा वॉक ओवर, मैं तो यही कह रहा हूँ कि वॉक ओवर नहीं देंगे, वो तो आपको टफ टाइम देंगे, वो तो किसी ट्रैप में तो नहीं आ रहे। मैं ये कह मैं सॉरी फॉर दैट, मैं ये समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब भले हमें नरम रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब इलेक्शन आएगा तो आसिफ जरदारी साहब भरपूर और सर तोड़ कोशिश करेंगे कि वो पंजाब में वोट हासिल कर सकें। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं जी, ये मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के हर हल्के से MPA या MNA के कैंडिडेट दे सकेंगे। अच्छा, उनका तो तंजीम साजी तो बहुत अच्छी है, उनका नेटवर्क तो है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सर देखें, नेटवर्क था, इसमें भी कोई शक नहीं कि उनका नेटवर्क था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी हुक्मरानी करती रही है, ठीक,
और उनका बहुत बड़ा सर वोट बैंक पंजाब में था। हुक्मरानी नहीं, पाकिस्तान बैंक पीपल्स था, पार्टी की अब नहीं बुनियाद है। ही लाहौर से रखी अब गई। 2013 के इलेक्शन देख लें और 2018 के इलेक्शन देख लें, ठीक। आप देख लें कि पंजाब में उनके कितने एमएनए थे और कितने एमपी थे। इस वजह से अब तो वो बात खत्म हो चुकी है। ठीक। अब तो उनको चाहिए कि वो जिस तरीके से वो हमें बात बार बार कहते हैं कि आप पंजाब में ध्यान दें, मैं कहता हूं कि वो सिंध में ध्यान दें, वो सिंध की तरफ तवज्जो अपनी मबजूल कराएं, अच्छा। वो आप मेहनत कर लें सिंध में, और बल्कि वो कराची को भी छोड़ दें। अब कराची इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। अब कराची इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ मिलके हम एमकेएम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और हम सख्त टफ टाइम देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पिछले इलेक्शन में के 2018 के इलेक्शन में जो हमसे चुराया गया था, उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ 100 वोट, मियां शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 1 वोट से हारे थे। बहुत शुक्रिया जनाब बड़े आसिफ वोट बाजवा लिए साहब। जिस तरह आप बता रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे, देखते हैं सरप्राइज़ देते हैं या नहीं देते। और अभी तो ओपन फील्ड है, देखना ये है कि आगे चल के क्या होगा। गेम अभी जरदारी साहब ने चूँकि पत्ते अपने जो हैं वो सीने से लगाए हुए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट होता है यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। और गेम बदलते रहते हैं, प्लान चेंज होते रहते हैं, और इसका बराह रास्त फ़ायदा किसको होगा? जो स्मार्ट प्ले करता है। कुछ ज़रा बज़ाहिर तो एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, लेकिन ये कितना साजगार होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए, ये शायद उनको अभी ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है। और कोशिश तो यही है कि किसी भी तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आ सके। कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कर रही थी। बयानात इसी तरह के आते हैं, तासुर देने की कोशिशें की जाती हैं पॉलिटिकली। ज़ाहिर है एक नैरेटिव आपको अपने जो आपके सियासी कारकुनान हैं, अवाम हैं, उनको एक नैरेटिव देना होता है। जब तक आप उनको अपने आप के साथ जोड़ेंगे नहीं या उनकी सतह तक नहीं आएंगे तो ये मोमेंटम बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। यही वजह कि आज दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के सामने नज़र आ रही हैं, जारहाना बयानात भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन शायद ये अब वक्त गुज़र चुका है, डिजिटल मीडिया का दौर है, और वैसे भी जो आजकल की यूथ है वो थोड़ा सा नाला भी है इन दोनों बड़ी जमातों से। लेकिन खुश किससे है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जनाब यहाँ तो बयानात आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़ाहिर कोई सवाल तो उठा नहीं सके, बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगी हुई हैं कि कोई मायूसी की बात ना करें। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब ने तो उम्मीद दिला दी है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात और वक्त पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी 8 फरवरी को। उन्हीं के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही तयशुदा नताइज के साथ आपने इलेक्शन करवाने हैं तो ऐसे इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हो क्या रहा है? आसिफ अली जरदारी साहब कोई गेम कर रहे हैं, कोई ट्रैप में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं बाकी जमातों को, या कोई आप समझते हैं कि हिकमत अमली बना रहे हैं वो, चूँकि अभी तो वक्त है इलेक्शन में? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, वाज़े तौर पे दोनों, यानी कि बाप बेटे कहें या एक पार्टी के चेयरमैन वो हैं, दूसरी की ये हैं सदर, तो वो इसी तरह का है कि वो प्रेज कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर पहले ही से फैसला हो, अगर कर लिया गया तो इलेक्शन का फ़ायदा क्या है, और लाडले की बातें हो रही हैं सारी की सारी। तो आपने अपने जो इब्तदाइया में कहा है तो वही है, एक इस्तेलाह यूज़ की जाती है जब भी कोई कारोबार करते हैं या कोई ऑफिस चला रहे होता है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, उसमें गुड और बैड कॉप दिया जाता है। एक अच्छा रहता है, दूसरा थोड़ा सा टाइट करता है, आमचूज करता है, फिर दूसरा वाला कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो बिलावल भुट्टो जो है बड़े सख्त स्टेटमेंट वो डिलीवर कर रहे हैं, जबकि उसके बरखिलाफ आसिफ जरदारी हैं, उनका बिल्कुल वो है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा एतमाद भी है। लेकिन जो फिजर चल रही है कि लाडले वाली जिसे लग फिलहाल बार बार सवाल यही रहा है कि जैसे कि डिसाइड हो चुका है, क्योंकि वो शेडो गवर्नमेंट की तरह चल रहे हैं। अगर जो उनके बाद की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देखें जो ताजी गवर्नमेंट में थी, तो सब उन्हीं के सब कुछ चल रहा है, उसी तरह से वो डिक्टेट कर रही हैं।
आगे। और साद रफीक की स्टेटमेंट देख लें आप, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बिल्कुल वो मोर्चा बंद होके इन पे हमले कर रहे हैं, फिर वहाँ से रिएक्शन आ जाता है सारा का सारा। तो एक हर हाल एक माहौल बनाया जा रहा है इंतखाबात का, कि मुल्क में इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं। नदीम रज़ा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, जो आप बात कर रहे हैं, माजी में भी हमने देखा यही जमातें 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, मोहतरमा की शहादत के बाद मुस्लिम लीग नून शामिल हुई, इत्तेहादी बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और फिर बाद वो इक़्तिदार से बाहर आ गई। पंजाब ज़ाहिर उस वक्त उनके पास था, बाद में वो भी उनके हाथ से निकला। लेकिन ये क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तब से ही इन आउट तो इनका लगा रहा, इसी तरह MQM के साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में और वफाक में भी शेयर करती रही अपनी जो हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद बयानात तो ये चलते हैं बहुत पुराना। और ये आप नहीं समझते कि ये टैक्टिस अब बहुत पुराना हो चुका है, और आजकल की यूथ इन चीज़ों को समझती है, और ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम उसको बुरा कहेंगे, हम इसको बुरा कहेंगे, और अवाम जो है या उनके वोटर्स उनका साथ देंगे। दोनों बड़ी जमातें अपना कोई विजन, कारकर्दगी, मियाँ साहब तो की जो पहली तकरीर थी उसमें उन्होंने मोटरवेज़ और तरक्की और एशियन टाइगर की बातें तो की, लेकिन कोई रोड मैप नहीं दे सके। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से सूबे में, यहाँ सिंध में उनकी हुकूमत रही, मुसलसल कुछ नहीं बता सके कि उन्होंने क्या किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके हैं भी जनरली, लेकिन इनको मार्केट करने के बजाय वो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम कर रहे हैं। सेक्रेटरियल लीडरशिप जो है वो बयान देती है, टॉप लीडरशिप बयान देती है, तो उसको इनकाउंटर किया जाता है। तो ये सियासत बहुत पीछे नहीं रह गई कि ठीक है जी मैं बुरा कहूँगा, आप जो है वो मेरे बिहाफ पे आके थोड़ा सा आप बड़े हैं तो आप मैनेज कर लेंगे और अगले भी खुश हो जाएगा। तो इस तरह तो नहीं चलता, और इस तरह वोटर्स को कैसे कन्विंस करेंगे ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स? देखें, ये मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ इसी तरह से चलती है। दुनिया भर के जो ममालिक हैं वहाँ पे हर सियासी जमात का अपना मंशूर होता है, उस मंशूर की बुनियाद पे इंतखाबात लड़े जाते हैं, और उसमें जो इलेक्शन हो रहे होते हैं उसमें माजी की कारकर्दगी सबसे आगे रखी जाती है वोटर के सामने भी, कि उन्होंने क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। अब जो साबिक वजीर आजम है, या जिनको आजकल की इत्तला जो यूज़ की जा रही है लाडले वाली, वो खुद को एज ए कंसीडर भी किया जा रहा है कि वो मुमकिन तौर पर अगले चौथी दफ़ा के वजीर आजम होंगे। लेकिन देखिए, किसी की भी सोच और ख्वाहिश को कोई पहरे नहीं लगा सकता, क्योंकि ख्वाहिशात की बिल्कुल सरहद नहीं होती है कि वो तो आप बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन होना वही होता है जो जिसका फैसला हो चुका होता है, और वो फैसले अमूमन वक्त से पहले नहीं होते हैं। जैसे आप एग्जाम दे रहे होते हैं, उसका नतीजा तब आता है, बाद में आता है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा इनसाइड होती जरूर है कि आपने एग्जाम कैसा दिया है, भले कुछ भी हो जाए। तो मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा था, बिल्कुल इंतखाबात की तैयारियां भरपूर हो रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन एक रुख है। इसीलिए तमाम सियासी जमातें मैदान में आज देखें ना, यही लीग है जो बाप हिंदुस्तान की पार्टी है, उसको बुरा कहती थी। जब सेनेट के चेयरमैन इंतखाब हुआ था उस वक्त भी बुरा कहती थी, जब इमरान खान की गवर्नमेंट तब भी बुरा कहती थी, जब जिलानी साहब सेनेटर आए थे इस्लामाबाद से तब भी बुरा कहती थी। अब वही बात की कैदत पूरी की झोली में आ गई। इससे जाहिर सियासतदान कोई मुस्लिम लीग नून के साथ आ गए हैं, सारे के सारे सब कुछ चल रहा है। ये एक दिन बार बार की सजा एक इलेक्शन की हो रही है, लेकिन हालात क्या होते हैं वाली बात होती है कि कभी इस तरह से हुआ नहीं है कि कोई भी जमात पहले से कंसिडर कर दी जाए कि ये अगली गवर्नमेंट की आ रही है, अगली गवर्नमेंट किस बुनियाद पर आएगी जी। जो आपने कहा कि अभी कब तक ये मामला चलेगा, ये सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि किसी ने क्या उनके साथ किया। लेकिन हाँ, बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में दो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। एक जमात थी, उसका हाल सबने देख लिया क्या हो गया। पहले बात होती जी जी, ठीक है, इमरान खान वो सब देख लिया कि क्या क्या नतीजा निकला है। इस्तेकाम पार्टी भी आ चुकी है जी। बिल्कुल नदीम रज़ा साहब, चूँकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक चीज़ तो है ना, 2018 के इंतखाबात हमें नज़र आए, तब्दीली के नाम पे वोट मांगा गया, वोट मिला, एक स्लोगन था, नज़र आ रहा था, झूठा सच्चा लीडरशिप यही होती है। पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है वो आपको ख्वाब दिखाती है और उसके पीछे लगा देते हैं आपको। वो क्या था विजन, उस अलग बात है। 2013 में
मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि जी हम लोड शेडिंग से और इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे आपको, चूँकि बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल थी, स्लोगन नज़र आ रहा था। 2008 के जो इंतखाबात हम चले जाएँ तो उस वक्त ज़रा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मिसाक जमहूरियत होता है, एक नया विजन 10 साल थे मुसलसल आपके पास मुशर्रफ साहब के दौर के, तो उसको बेस बनाकर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन थी। आज आप बहुत सीनियर है ज़रा हमसे, लेकिन हमें नहीं नज़र आ रहा, जिस तरह अभी आप फरमा भी रहे थे कि एक वन लाइनर होता है ना कि हमें ये है कि भाई हम माशी तौर पे बेहतर हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, IMF से कैसे छुटकारा। तो क्या ये तीनों बड़ी जमातों की लीडरशिप, उनका थिंक टैंक नहीं सोच रही है? देखिए, थिंक टैंक होता है तो ये मुल्क की ये सूरत हाल होती है। थिंक टैंक होता है वो फैमिली का थिंक टैंक होता है कि हमने इक़्तिदार में कैसे आना है, किस किस को कौन कौन सी मिनिस्ट्रियाँ देनी है और इस दौरान हमने कितने अपने कारोबार को तक़वियत देनी है, कितने इंटरनेशनल सियासत में भारत बदकिस्मत ये। लेकिन आप जो है ना थोड़ी सी नज़र रखें आगे जाके बलूचिस्तान और KP पे नज़र रखें इंतखाबात के हवाले से, आपको अगले चंद रोज में कुछ सूरत हाल दिखाई देगी कि आगे क्या सिनारियों के बनने क्या जा रहा है। अभी जिस तरह से सारी एक्टिविटी चल रही है, जैसे अमेरिका ब्रिटिश दोनों के जो सफारत खाने हैं, हाई कमीशन सफारत खाना, वो एक्टिव हुआ है। अब किस मुल्क के अंदर इस तरह के जो बैरूनी कुव्वतें होती हैं, खुल्लम खुल्ला सब सियासतदानों से मुलाकात कर रही होती है, ये सिर्फ मिसाल में इस तरह कहीं भी नहीं होता और यहाँ पे हो रहा है। और यही वो जमातें हैं जो पहले तनकीद किया करती थी, किसी से कोई मिलने जाता था तो आज उनके साथ वो बखुशी मुलाकातें कर रहे हैं और हाँ, वोटर्स को सोचना होगा कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। मईशत वो बुरी से बुरी होती जा रही है कि मुल्क में जो महंगाई है वो किसी कंट्रोल में नहीं आ रही। जैसे बिजली बिल रोजाना की बुनियाद पर बढ़ाई जाती है, अब गैस का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा, बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।